बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुमैरा मिर्जा। बयानिया में आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के आगाज में सबसे पहले आपको बयानिया टीम की तरफ से और टेलन न्यूज़ की तरफ से हम हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं और हमारी ये दुआएं हैं कि ये साल पाकिस्तान के लिए, तमाम मुस्लिम उम्मा के लिए और सारी दुनिया के लिए अमन का पैगाम लेकर आए और जो कुछ भी हमने पिछले साल में खो दिया है उसका जो दुख है उसको भी बर्दाश्त करने की हमें ताकत दे। इस आज के प्रोग्राम में हम नए साल की भी बात करेंगे कि नए साल की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और 2020 जो कि अब गुजर चुका है उसमें हमने क्या खोया, क्या पाया और उसी को मद्देनजर रखते हुए अगले साल क्या पा सकते हैं। अल्लाह ना करे कि हम इस साल में कुछ खोएं। और इसके अलावा हम बात करेंगे पीडीएम की कुछ बैकडोर डिप्लोमेसी के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक और बड़ी अहम तब्दीली हुई है। आज साल के पहले रोज ही सीसीपीओ लाहौर उमर शेख साहब को जो है वो तब्दील कर दिया गया है। उसकी रीजंस मुमकिन तौर पर क्या हो सकती हैं उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे और उनकी कारकर्दगी क्या रही है इन 4 माह में उसको भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना की वजह से तमाम तालीमी इदारे जो हैं वो इस वक्त बंद हैं और 11 जनवरी की एक डेडलाइन दी गई थी। अब 11 जनवरी को ये स्कूल खुल रहे हैं नहीं खुल रहे, इस बारे में 4 जनवरी को हतमी फैसला जो है वो सामने आ जाएगा कि फैसला क्या हो सकता है। और प्रोग्राम के आखिर में हम कुछ स्पोर्ट्स की बात भी करेंगे। तो मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाना चाहूंगी। सैयद शुएबुद्दीन साहब मेरे साथ मौजूद है। सर आपको प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। बहुत शुक्रिया। हामिद खान साहब आप भी प्रोग्राम में मौजूद हैं। सर आपको भी वेलकम कहती हूँ। शुभ साहब आपसे शुरू करेंगे। सबसे पहले नए साल की हम बात करते हैं। पिछले साल जो है आप क्या समझते हैं पिछला साल हमारे लिए ओवरऑल तमाम दुनिया के लिए कैसा रहा? तमाम दुनिया के लिए तो बेहद तकलीफ दे था कि एक ऐसी बीमारी आई जिसने कोई 1-2 मुल्क नहीं पूरी दुनिया को लपेट में ले लिया आपने। सही। खुशकिस्मती से इसी टीवी पे बैठ के मैंने जब ये बीमारी आई थी तो कहा था कि हम इसका कम शिकार होंगे क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमारी इम्यूनिटी जो है क़ुव्वत मुदाफ़ियत वो बहुत ज़्यादा है। हम जिस माहौल में रहते हैं वो इतना पोल्यूटेड है, उसमें इतनी ज़्यादा आलूदगी है और जो दवाइयाँ हम खाते हैं हम पैदाइशी एंटीबायोटिक खा रहे हैं। सही, बिल्कुल। पूरी दुनिया में एंटीबायोटिक खाने का तस्वर ही नहीं है। वो तो बड़ी आखिरी स्टेज पे जाके एंटीबायोटिक ऐसे ही। और किस्मत की बात है वो अल्लाह ताला ने बात ऐसी की कि आप देख लीजिए हमारे यहाँ जो दूसरी स्टेज का जो आया है ये ज्यादा नुकसानदेह है। पहली स्टेज पे नुकसान हमारा कम हुआ था। कुछ कहते हैं कि गर्मी की वजह से था, लेकिन गर्मी तो सारी दुनिया में थी, बहुत किए गए थे, लॉकडाउन भी था तो। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो ज्यादा खतरनाक है और जिस तरीके से हम बात रोजाना 70, 80, 90, 100 ये बहुत ज्यादा है ये। लेकिन इसके बावजूद आप दूसरी तरफ आप देखें तो अमेरिका में 4000, 5000, वो तो फ्रांस में 60,000 पे 60,000, बर्तानिया में तो सर हम ये जिक्र ही नहीं कर सकते ना कि वो फर्स्ट वेव थी, ये सेकंड है, वो तो उनकी अब तो सब कंटिन्यूअस है, उनकी तो कंटिन्यूअस है, रुकी नहीं है। बल्कि जो सेकंड वेव आई है ये ज्यादा खतरनाक है कहते हैं। अल्लाह ताला बचाए, नया साल महफूज रखे। लेकिन 2020 जो है वो दुनिया में कोरोना के हवाले से जरूर याद रखा जाएगा। अब देखिए हमने कैसे कैसे लोग खो दिए। जस्टिस वकार साहब KPK के चीफ जस्टिस थे, उनका इंतकाल हो गया, पता भी नहीं चला कि वो कब अस्पताल दाखिल हुए और कब इतनी तेजी से चले गए। डॉक्टर बशीर हसन एक लीजेंड सियासतदान थे, वो इस दुनिया से चले गए। नुकसान तो बहुत हुए हैं पर यही है कि अल्लाह ताला। तारिक अजीज साहब, हाँ तारिक अजीज साहब जी एक बहुत बड़े, लेकिन कोरोना से तो नहीं, लेकिन एक लीजेंड थे, इतना बड़ा नाम जो है वो चला गया। सबिया खानम जी, उसने तो बहुत लंबी है, लेकिन हम तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। इस्लाम में ये है कि आप दुआ करके उनको बख्शवाने के लिए दुआ तो कर सकते हैं ना, जो हम लोग हैं। हाँ अब हमारी ख्वाहिश ये है कि 2021 बेहतर हो जाए। 2020 पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा साल नहीं रहा क्योंकि जिस हद तक दुनिया की मईशत बैठी है बिल्कुल हमारे यहाँ उसके बरक्स रहा है कि हमारे यहाँ बरामदात जो हैं वो बढ़ गई हैं। हमारे यहाँ जो शोबे बंद पड़े थे वो चालू हो गए। मतलब है पूरा फैसलाबाद जो है वो जो जिनकी मशीनरी कब से बंद पड़ी थी उन्होंने नई मशीनरी लगा के अपनी मिलें चालू कर ली हैं। और दूसरा
इस हवाले से मेरा ख्याल है हमारे आज के टॉपिक में बाद में आएगा, उसको हम डिस्कस करेंगे, वो भी उसमें बात करेंगे। हामिद साहब का भी बहुत सारी चीजें बिल्कुल। हामिद साहब कैसा रहा साल और नए साल की क्या एक्सपेक्टेशन? बहुत शुक्रिया मेरा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हैप्पी न्यू ईयर सबको, हमारी तरफ से भी और सब देखने वालों को भी हैप्पी न्यू ईयर। देखिए 2020 जो है, जैसे शेख साहब ने कहा, इससे इनकार नहीं कि एक बड़ा मुश्किल तरीन साल था, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए भी मुश्किल था, बहुत सारी चीज़ें थी जो नहीं हो सकी, लेकिन दुनिया के लिए बहुत मुश्किल साल था। इसके आगाज़ में कोरोना के साथ साथ हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में जो आग लगी 3 महीने वो लगी रही, 50 लाख के करीब जानवर उसमें जल गए, नस्लें जानवरों की, और बहुत सारे जानवरों की जो किस्में हैं वो नायाब हो गई इस आग की वजह से। 50 मिलियन जी 50 मिलियन 5 करोड़ अंदाजा करें। तो इस हवाले से देखा जाए, फिर उसके बाद ये देखें कि जिस तरह कोरोना ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया, उसके बाद जिस तरह दुनिया में लॉकडाउन लगा, और ये सारी चीजें अगर देखा जाए तो इस हवाले से एक बड़ा कड़ा इम्तिहान था ये साल। लेकिन उसके साथ साथ मैं इसी के अंदर एक दो चीजें जो पॉजिटिव हुई दुनिया के हवाले से, वो ये कि ओजोन की जो लेयर है वो रिकवर कर गई, और जो जमीन का जो एनवायरमेंटल लेवल है वो 1971 से पीछे चला गया, यानी हम पोल्यूशन के हिसाब से जो कुरा अर्ज है वो 60 साल पीछे चला गया। तो मतलब अल्लाह ताला ने वो एक अंग्रेजी का मुहावरा है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। हर चीज के अंदर कहीं ना कहीं अल्लाह की हिकमत भी छुपी होती है, इंसान को समझ नहीं आती। और तीसरी चीज ये है कि इसी साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अब इसकी वैक्सीन आ गई है। तो इस हवाले से उम्मीद बन गई है कि यार अब इससे इंशाल्लाह लोगों का इलाज हो सकेगा और एहतियात हो सकेगी। लेकिन आने वाला साल जो है उसके अंदर बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारी तवक्कुआत हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमिकल रिवाइवल के हवाले से, पाकिस्तान का जो जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का विजन था, उसके अंदर कोशिश है कि जो अगला साल है ये पीटीआई के लिए बहसियत गवर्नमेंट और पाकिस्तान के लिए बहसियत मुल्क बड़ा क्रिटिकल है। इसके अंदर पाकिस्तान को अपनी मैक्सिमम परफॉर्मेंस शो करनी है और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। दूसरे एंड के ऊपर यूरोप के अंदर जो हम जिस तरह तबाहकारियों का जिक्र कर रहे हैं, उसके साथ साथ इंग्लैंड जो है वो ब्रेक्जिट कंप्लीट करके अब यूरोप से अलहदा हो गया। तो अब देखते हैं कि इंग्लैंड क्या करता है, बहुत सारी तवक्कुआत हैं। एक चीज पे बड़ी एक आपको कि उनके वजीर आजम के वालिद ने फ्रांसीसी शहरियत के लिए अप्लाई कर दिया, क्योंकि उसकी जो वालदा है और जो उसकी जो नानी है वो सारे फ्रेंच सिटीजन थे। हाँ, और क्योंकि वो फ्रेंच सिटीजनशिप लेकर भी ब्रिटिश रहेगा, तो इसलिए उसने वो अप्लाई किया कि वो एक रूल के तहत उसको करना था। और इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि हम पुरुमीद हैं और बहसियत मुसलमान पुरुमीद हैं, और अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह आने वाले साल में तमाम किस्म की मुश्किलात से महफूज रखे, इम्तिहानों से हमें महफूज रखे, और आने वाला साल ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि उम्मत मुस्लिमा के लिए जो है वो बेहतरी का साल हो और उसमें अच्छी खबरें सुनने को मिले। एक छोटी सी खबर आज अच्छी आई थी, पार्लियामेंटी सेक्रेटरी हैं हेल्थ की नौशीन हामिद, उन्होंने कहा है कि जी बहुत जल्दी कोरोना वैक्सीन आ रही है जी, और ये फ्री है। जबरदस्त। हाँ, 15 लाख वैक्सीन आ रही है। तो सर यही हो रही थी ना कि अगर आ भी जाती है तो इकोनॉमिकली पाकिस्तान इस स्टेट में नहीं है। पहले मरहले में डॉक्टरों को और अस्पताल के लोगों को, और दूसरे मरहले में 65 साल से ज्यादा उम्र के, और उसके बाद फिर पब्लिक सबको। सर हामिद साहब एक बात कर रहे थे, जैसे इंटरनेशनली उसको डिस्कस कर रहे थे, अगर हम पाकिस्तान के जो रिलेशंस है इंटरनेशनली उसको डिस्कस करें तो इसराइल के साथ पूरा साल बड़ी गूंज रही, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने उनके साथ जाहिर है इल्हाक भी किया, और लेकिन पाकिस्तान की कुछ आवाजें थी कि वो बल्कि उनके अपने चैनल से ही थी, लेकिन फिर भी उसको डिनाई भी किया गया, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से डिनाई किया गया। ये साल तो पूरा गुजर गया तो ऐसा कुछ नहीं हो सका, लेकिन मिडिल ईस्ट के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं उसके हवाले से भी और इसराइल के हवाले से भी बिल्कुल। देखें, जहां तक इसराइल का ताल्लुक है, ये मुलाकात आज नहीं, ये नवाज शरीफ के 97 से 99 के दौर में एक मुलाकात हुई थी। सही। मौलाना अजमल लाहौर से हैं, वो गए थे, और मुझे याद है कि उस वक्त मैं जिस अखबार में था, मेरे कुलीग ने ये खबर दी थी कि इसराइल से पाकिस्तान का राब्ता, लेकिन उस वक्त ये नहीं आया था कि क्या उसके पीछे गवर्नमेंट है या वो खुद चले गए। लेकिन खुद जाना मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि आपके पासपोर्ट पर इसराइल का नाम लिखा हुआ नहीं है, बल्कि लिखा हुआ है कि आप जा ही नहीं सकते वहां पे, बड़ा कैटेगोरिकली लिखा है। तो मौलाना अजमल साहब के हवाले से थी वो खबर। अब दोबारा उसका रिवाइवल हुआ है इस क्राइसिस के अंदर कि जी वो गए थे और उस जमाने में गए थे। इस वक्त भी नाम आया था एक ऐसे मिनिस्टर का
जिनके पास दोहरी शहरियत है, लेकिन वो कहीं से अभी तक उसकी तस्दीक नहीं हो सकी है। देखिए चलाया भी ये इसराइली मीडिया चला रहा है। जी जी बिल्कुल। कि इवन जो शाह सलमान के साहबजादे मोहम्मद से मुलाकात हुई थी, वो भी खबर उन्होंने खुद लीक की थी। सही। अपना सऊदी अरब मीडिया ने लीक नहीं की कि वो न्यूम आके मिले हैं, इसराइली मीडिया ने लीक की खबर। असल में मसला ये था कि ये टारगेट था ट्रंप का कि मैंने अरबों को और इसराइल को करीब करना है। बिल्कुल ऐसे। तो उसमें पाकिस्तान बड़ा अहम मुल्क है। बिल्कुल है कि पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का वाहिद मुल्क है जो एटमी ताकत का हामिल है। सही। जो मर्जी आप दूसरे ममालिक को लगा लें, पाकिस्तान इस वक्त अपनी दिफाई सनत के हवाले से भी ना तेजी से आगे जा रहा है। सही, बिल्कुल। पूरी दुनिया में किसी मुसलमान मुल्क, तुर्की और पाकिस्तान दो ही हैं जो कि दिफाई सनत में आगे तेजी से सफर कर रहे हैं। सही। और कोई नहीं है। तो इस पाकिस्तान की अहमियत, अच्छा तुर्की इसराइल के साथ उसके ताल्लुकात हैं, उन्हें तो रखे हुए हैं। तो अब जो वाहिद मुल्क रह जाता है वो ईरान और पाकिस्तान है, जो बड़े अहम मुल्क हैं। ईरान तो स्ट्रेट अवे उनके साथ हालत जंग में ही एक किस्म का इसराइल के साथ। अब पाकिस्तान रह गया। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर कोई ये गलती करेगा। सही। क्योंकि उसकी फौरी बात जो शुरू होगा ना, वो पीडीएम तो नाकाम हो सकती है, बिल्कुल सही। लेकिन जो उलमा हजरात उस पे पब्लिक को कॉल करके सड़क पे आएंगे वो बहुत खौफनाक हालात होंगे। इसराइल के ऊपर मुझे डर लगता है कि जो ये गलती करेगा वो अपनी सियासत खतरे में डालेगा पाकिस्तान। बिल्कुल सही। हामिद साहब, अगर हम इस साल को थोड़ा एनालाइज करते हैं तो इकोनॉमिकली जैसे हमने बाकी कंट्रीज की अगर हम बात करते हैं तो वो उनकी इकोनॉमी डाउन हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हम पहले सर फैसलाबाद की बात कर रहे थे, लेकिन हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे स्टेप्स भी लिए गए वजीर आजम साहब की तरफ से, जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो गई, इस तरह से, तो उसकी अल्हम्दुलिल्लाह हमें अच्छे नताइज मिले हैं। और अभी रिसेंटली उन्होंने इन चीज़ों को बहाल किया और कंटिन्यू रखने का भी उन्होंने ऐलान किया। तो ये कितना फायदेमंद होगा, क्योंकि एक चीज अनाउंस होती है, उसका अपना टाइम पीरियड है, जब उसको कंटिन्यू किया जाता है तो वो। मेरा बात ये है कि जब प्राइम मिनिस्टर ने ये जो कंस्ट्रक्शन पैकेज दिया, ये बड़ा हम लॉन्ग स्टैंडिंग ड्यू था, बड़े अरसे से इसका इंतजार था। क्योंकि जब इसहाक डार साहब वजीर ख़जाना थे पिछले दौरे हुकूमत में, तो उन्होंने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे कुछ इस किस्म के टैक्सेस वगैरह लगाए, जिसकी वजह से ये जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है ये पूरा नीचे चला गया। और उसके बाद जब से ये हुकूमत आई थी, ये तवक्को थी कि ये इसको कुछ इस तरह का रिलीफ दें कि कंस्ट्रक्शन और जो प्रॉपर्टी रियल स्टेट मार्केट है वो दोबारा स्टेबिलिटी की तरफ आए। प्राइम मिनिस्टर ने जब ये ऐलान किया तो उसके साथ ही हमने जो देखा गया वो ये कि देखिए सनत जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसके साथ 40 से 50 दूसरी सनतें वाबस्ता हैं। ठीक है जी, पेंटर से लेकर, सीमेंट से लेकर, ब्रिक से लेकर, वुडवर्क से लेकर, ग्लास इंडस्ट्री से लेकर और एवरी पॉसिबल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी, कारपेट, एवरीथिंग। जब घर बनना है तो उसके अंदर सब कुछ आना है, बिल्डिंग बननी है सब कुछ आना है, होटल बनना है सब कुछ आना है। तो इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बेहतरीन इकदाम था। और इसके नतीजे में हमने पिछले पूरे एक साल में ये देखा कि बहुत बूम आया है प्रॉपर्टी मार्केट में, बड़ी अच्छा एक आउटकम आया है। पिछले हफ्ते 10 दिन पहले तक ये बात जो थी कश्मकश का शिकार थी कि क्या वजीर आजम इस इम्यूनिटी को, जिसके अंदर आपको ज़राए आमदन नहीं बताने हैं, आपको नहीं बताना आपका पैसे कहाँ से आए हैं, क्या इसको आगे बढ़ाएंगे या नहीं। और दूसरा ये था कि क्या वो जो दिसंबर तक की डेडलाइन दी गई है ग्रे स्ट्रक्चर्स के हवाले से और कंस्ट्रक्शन के हवाले से, क्या वो आगे जाएगी कि नहीं। क्योंकि बहुत सारों को मैं खुद जानता हूं जिनकी ये कंप्लेन थी कि जी ये दिसंबर तक का पीरियड बहुत छोटा था, क्योंकि अगर हमारे यहाँ जो दफ्तरी प्रोसीजर्स हैं, नक्शे पास कराने हैं, ये करवाना वो करवाना, तो सारे के बाद 6 महीने में आप ग्रे स्ट्रक्चर बहुत मुश्किल है, स्पेशली अगर किसी की 20 मंजिला इमारत है या 10 मंजिला, तो इट्स इम्पॉसिबल। तो इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा अच्छा फैसला किया है। और उसके अंदर जो ये कर दिया गया है कि जी आप जो ग्रे स्ट्रक्चर वाली जो ऑप्शन है वो 2023 तक चली गई, यानी 2 साल तक मिलेंगे आपको। जबकि इम्यूनिटी जो है वो जो फंडिंग की इम्यूनिटी है गालिबन वो 6 माह तक बढ़ाई गई है। तो इस हवाले से मेरा ख्याल है कि अवाम के अंदर बड़ा एतमाद बहाल हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये कि एक बहुत बड़ी जो वो 40 इंडस्ट्रीज की हम बात कर रहे हैं, जॉब क्रिएशन भी होगी, पाकिस्तान में इकोनॉमिकल एक्टिविटी भी होगी। और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये
गवर्नमेंट ने अगले साल अपने लिए आसानी पैदा कर दी है। बिल्कुल सही। वो प्रॉपर्टी के हवाले से भी कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स थे जो कह रहे थे कि छोटा सा शायद नए इजाफा करना टैक्सेस ऐड चाहूंगा। हो जाए, उसका भी उन्होंने कह दिया कि नए टैक्स जो है वो नहीं आए। मुझे मैंने अपना घर बनाया था, बिल्कुल, तो एक वक्त आया कि मेरा पैसे खत्म हो गए, बिल्कुल, मुझे फौरी तौर पे चाहिए थे, मैंने 200 से मांगे, नहीं मिल सके उतने, मैंने बैंक से कर्जा लिया, 32% देना पड़ा था। हाँ, अब उन्होंने किया है जी कि 3 बैंक साल में बिल्कुल 7% पे 5 देगा। 7 बस। हाँ, अब इस वक्त 5 to 7% जी है। बिल्कुल बिल्कुल। बेस इस वक्त रेट तो बहुत कोई भी अच्छा है। आम आदमी अपना घर शुरू करे तो उसको 30 लाख रुपए अगर वो ले ले तो 7,000 के पता नहीं कितने 35 लाख पे आप इतना देना हाँ जी, पड़ता है। पहले 5% है, फिर उसके जी, बाद 7%। तो वो अब ये बड़ी बड़ी ही है। फिर इमरान खान साहब ने ये कहा है कि 163 अरब रुपए के मंसूबे शुरू हो चुके हैं पंजाब में, बिल्कुल, और 136 अरब के पाइपलाइन में हैं। बिल्कुल, इसका मतलब है कि लोग आ रहे हैं, सही। तेजी से आ रहे हैं। बिल्कुल इकोनॉमिक जो है वो पटरी पे चल रही है सही है। वापस। चलिए हमारी तो यही दुआ है कि आमीन जी, पाकिस्तान आमीन, जो है वो इकोनॉमिकली और बूस्ट अप हो इसकी इकोनॉमी। सर, नए साल का एक पहला तोहफा तो हमें मिल गया, पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफा हो गया। पेट्रोलियम अकेली नहीं जी, उसके साथ LPG एलपीजी भी हो गई, मिट्टी का तेल भी हो गया, और बिजली भी साथ में आ गई है। कहते हैं गैस भी महंगी हो रही है। नहीं, बिजली का ऐलान तो हो गया है कि 3 रुपए बढ़ा देंगे। सही। तो ये तो हर चीज महंगी हो रही है। लेकिन सर, आपको भी लगता है कि टेक्निकली अगर हम इसको देखें तो 1-2 दिन बाद भी ये डिसीजन आ सकता था? हाँ, साल खराब ना किया जाता। असल में वो हर 15 दिन के बाद प्राइसेस रिव्यू होती हैं पेट्रोलियम की। सही है। वो जो प्राइसेस रिव्यू होती हैं वो तो इसी तरह चल रहा है। ये पिछली हुकूमतों में भी ऐसे था। सही। असल में अब डे टू डे खरीदारी होती है। अब बल्क में नहीं है हमारा कि सऊदी अरब से कोई कि हमसे 10 अरब रुपया आप पेट्रोल लेंगे फिर पैसे देंगे, तो वो तो एक फिक्स कीमत पे मिल जाता था। अब तो आपने डे टू डे खरीदना है, तो उसके मुताबिक आपको कीमतों में शेयर देना पड़ेगा लोगों को। और बिजली भी इसीलिए महंगी होती है। सही जी बिल्कुल, क्योंकि फर्नेस ऑयल यूज होता है, सारा कुछ इस हवाले से जितनी भी ये जो कंपनियां हैं इनका सारा दारोमदार ही ऑयल के ऊपर है। और दूसरी बात ये देखें, प्राइम मिनिस्टर ने ये इसको इस तरह कवर किया आवाम को थोड़ा हौसला देने के लिए जी कि मेरे पास समरी तो आई थी 10 से 15 रुपए की, और मैंने 2 से 6 रुपए महंगा किया है। तो ये बस हम ऐसे ही है जैसे कि एक आसरा दिया गया है। लेकिन इसको अशकशोई क्या क्या कहते हैं? हाँ, अशकशोई कह ले आप, या पंजाबी में कहते हैं सज्जी दिखा के कभी मारना। ठीक है, तो ये इस हवाले से मैं कहूँगा कि अवाम को मेरा ख्याल है कि इसके लिए थोड़ा सा वेट हो जाता तो अच्छा है। लेकिन फिर भी अब 2-3 रुपए महंगा हुआ है अवाम को, लेकिन इसके ऊपर गवर्नमेंट को चाहिए कि चेक रखे कि ट्रांसपोर्टर्स जो एकदम किराए बढ़ा देते हैं और जब प्राइस नीचे आती है तो किराए वापस नहीं लाते हैं। ऐसा ही है, हमने देखा ये, ठीक है जी। आज भी किराए जो हैं वो उस वक्त के हैं जब पेट्रोल 110 से ऊपर चला गया था, और वही चल रहे हैं, और वही चल रहे हैं। पेट्रोल 100 से नीचे चला गया। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब जैसे ही ये पेट्रोल बढ़ा है तो किराया बढ़ाने की उधर से ही बढ़ेगा। ये नहीं होना चाहिए। हुकूमत को इस पे फौरी चेक रखना चाहिए। बिल्कुल सही है। शुएब साहब, पीडीएम की थोड़ी सी हम बात कर लें कि उसमें हम कुछ बैकडोर डिप्लोमेसी की जो है वो देख रहे हैं। इसकी असल में आपके ख्याल में अंदरूनी कहानी है क्या? असल में बैकडोर डिप्लोमेसी में जो बड़ी जमात है वो इन्वॉल्व हुई है, और वो सिंध के हवाले से एक बड़ी जमात है, पीर पगाड़ा साहब। जी बिल्कुल। पीर साहब पगाड़ा की पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जो हैं मोहम्मद अली दुरानी साहब, ये राब्ते वो करते फिर रहे हैं। सही है। अच्छा, अब इसमें 2 चीजें हो सकती हैं कि क्या पीर पगाड़ा ने ये अपने तौर पे जिम्मेदारी ली है, या बहैसियत इत्तेहादी पीटीआई उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि जरा मैदान में तशरीफ लाएं। सेनेट के इलेक्शन पे वजीर आजम साहब की आज उनसे बात भी, एक चीज तो क्लियर है, सेनेट का इलेक्शन रोकने की जो कोशिश थी, नहीं हो सकता है कि ये बात उनकी पहले चल रही हो, जैसे आप कह रहे हैं चीजें हो रही है। कुछ चीजें बहुत देर से सामने आया करती हैं, कुछ चीजों के बारे में सिर्फ गैस होता है, अंदाजा होता है कि ये हो रहा होगा। अब इस वक्त सेक्रेटरी जनरल साहब जो हैं, देखे ना, पहले किसको मिले हैं, एक इंतहा को, अब मिले हैं जाके दूसरे इंतहा को। बिल्कुल। के शहबाज शरीफ साहब, जिन्होंने देखा सब मुश्किल वक्त आ रहा है तो उन्होंने अदालत गए और अपनी जमानत की दरख्वास्त वापस ले ली, लिहाजा वो जेल में चले गए। जब शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी हुई तो हम लोग एक जगह डिस्कशन में बैठे थे, तो मैंने जब ये कहा कि
ये जो सारी सूरत हाल चल रही है उससे शहबाज शरीफ साहब ने अपने आप को एक्चुअली सिक्योर किया, तो बड़े सरप्राइज हुए, निकाला है बीच में और ये बात अब बिल्कुल सही है, नजर आ रहा है, अपने आप को सेफली बड़ा साइड पे कर लिया। उन्होंने कहा कि जब नवाज शरीफ साहब जाने और उनकी बेटी जाने, आओ ना दोनों। देखें, लाहौर के जलसे में इसमें कोई शक नहीं कि वो MNA MPA जिनका टिल्ट हमजा और शहबाज की तरफ से है, वो जलसे में शरीक नहीं थे। बिल्कुल। अगर वो आए भी हैं तो बंदे लेके नहीं आए हैं। बड़ी वाज़ेह तफरीक है। ये तकसीम तो हुई है, बिल्कुल हुई है। इसमें कोई शक नहीं कि नवाज शरीफ साहब आज भी लीडर हैं, शहबाज साहब उस लेवल पे नहीं आते, लेकिन मरियम वहां पहुंचना चाहती है जहां शहबाज साहब से ऊपर का स्टेप है। सही। तो अब इसके लिए शहबाज साहब का अंदर चले जाना, मोहम्मद अली दुररानी का पहले उनसे मिलना, फिर जाके मौलाना को मिलना, क्योंकि मौलाना दूसरी एक्सट्रीम पे खड़े हैं। जी बिल्कुल। मौलाना का मसला ये है, मेरे ख्याल है उन्हें इस्तीफे देने की बजाय ना सेनेट में आ जाना चाहिए। इतने बंदे तो उनके पास हैं सूबा सरहद में कि उनको एक सीट मिल जाए। उनका मसला ही सीट का है ना, तो इधर सेनेट में आ जाए हो जाएगा। और कहते हैं कि मुझे सेनेट के चेयरमैन की ऑफर हुई है और मैंने टुकराई है। आप अरे अंदर तो आए ना, पहले सेनेटर तो बने, फिर चेयरमैन भी बन जाए। हम तो नहीं रोकते, बन सकते हैं तो बन जाए, क्योंकि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिलके मौलाना को चेयरमैन सेनेट बना देते हैं। अब तो नहीं रह जाएगी उनकी। देखे ना, उनकी ख्वाहिश तो है ना बेचारों की कि चेयरमैन सेनेट बन जाऊं। चेयरमैन सेनेट सरकार हायरार्की में बहुत ऊपर होता है। बिल्कुल, प्रेसिडेंट के बाद वही है। वो कहते हैं ना मासूम ख्वाहिशें हैं। पता नहीं मासूम ख्वाहिशें हैं या दीदा दानिस्ता है और उसके पीछे कोई और कुव्वत भी काम कर रही है, ये भी देखना पड़ता है। हमारे पाकिस्तान में ना हर चीज वाज़ेह नहीं होती, धुंधली होती है। अब उस धुएं को हटाते हुए आपकी अपनी आंखें बाज़ दफा थक जाती हैं कि अंदर वो कह रहा है, लेकिन ये कुछ है जरूर पसे पर्दा, इतना आसान नहीं है, क्योंकि PDM इस वक्त मुश्किल में है। PDM लाहौर के जलसे के बाद बाकायदा मुश्किल में है, और उसके बाद वो बयानिया जो पीपल्स पार्टी ने इख्तियार किया है कि उन्होंने कहा जी हम नहीं इस्तीफे देंगे, हम इलेक्शन लड़ेंगे, ज़िमनी इलेक्शन भी लड़ेंगे, सेनेट का इलेक्शन भी लड़ेंगे। अब इसका मतलब है कि उन्होंने आए तो हम PDM के बयानिए से अपने आप को अलग किया और वो कहते हैं आओ जी नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आके फिर चलो। बिल्कुल। तो नवाज शरीफ साहब बेचारे सीधे कहाँ जाएंगे, जेल ही जाएंगे ना। जेल से ही गए थे बाहर। तो इसका मतलब है जरदारी साहब के जो इरादे वो खासे खतरनाक नहीं, लेकिन उन्हें एक चीज करवा दी कि वही बेनजीर भुट्टो जिसको गालियां भी देते रहे, जिसको बुरा भला भी कहा, सड़कों पर सरदारी साहब को, कैसी बदकिस्मती है कि उसी के दर पे जाके और फूल भी चढ़ाए और खड़े होकर बेनजीर भुट्टो जिंदाबाद के नारे भी लगवा दिए। इसलिए कहते हैं कि इस इंतहा तक मत जाओ, सियासत बड़ी बुरी चीज, बड़ी जालिम बिल्कुल है। सर, जैसे वो जिस हार्डलाइन की बात कर रहे हैं जरदारी साहब ने जो ली है, आपका क्या ख्याल है? ये जाहिर है PDM को खासा उन्होंने डैमेज किया। हाँ, मेरा ख्याल है कि इस बात पे हम पहले भी एक दो बार बात कर चुके हैं कि हमें ये नजर आ रहा था कि इस्तीफे देना जो है ना वो पीपल्स पार्टी की ऑप्शन में शामिल ही नहीं था। देखें, पीपल्स पार्टी में और मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान में जो बड़ा फ़र्क है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान जितनी क़यादत है वो तो पहले ही पार्लियामेंट में नहीं है। तो इसलिए इस हवाले से वो तो अपने वर्कर्स को प्रेशर डालेंगे कि जी दे दो इस्तीफे, जबकि जो PPP है वो सिंध में भी हुकूमत रखती है, कराची में बल्दियाती निज़ाम ख़त्म हुआ है तो कराची पे भी उनका पूरा होल्ड हो गया है, इसी तरह अब सेनेट में भी उनकी सीटें आनी हैं। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर बिलावल तो अपोजिशन लीडर बनने के ख्वाब में हैं, सिंध हुकूमत उनके पास है। इस सारी सूरत हाल में हम समझ ही सकते हैं कि पीपल्स पार्टी कभी भी इस्तीफों का ऑप्शन ना लेती। तो हामिद साहब, ये बयानिया जो PDM का था क्या उसके ऊपर पहले डिस्कशन इनकी नहीं हुई? क्योंकि जब नवाज शरीफ साहब ने अपना जो भी बात उन्होंने की गुजरावाला जलसे में, तभी सरप्राइज हुई पीपल्स पार्टी। अब इस्तीफों की बात है तभी सरप्राइज हो गई। मैं ये कहूंगा कि मरियम बीबी ने थोड़ी सी ओवर क्लेवर पॉलिटिक्स करने की कोशिश की। वो क्या करती थी कि बात करने के बाद मजबूर कर देती थी बिलावल को कि हाँ जी इनसे पूछ लेंगे हमारे साथ हैं कि नहीं। हमने पार्लियामेंट के बाहर भी ये देखा, हमने जलसों में भी देखा, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी देखा। तो बिलावल ने फिर भी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, बड़ा सेफ फुटिंग पे रहा। उसने बड़े क्लियर अंदाज में कोई उनके बयानिए की हमायत नहीं की, लेकिन चूंकि ना खिलाफवर्जी क्योंकि वो PDM को एक्सपोज नहीं करना चाहते थे,
लाहौर के जलसे तक पीडीएम के चलने की वजह ये थी कि वो बिलावल और जरदारी ने समझदारी से चलाया, वरना गुजरांवाला जलसे के बाद ही खबरें आ गई थी कि जी जरदारी साहब ने उनकी मियां साहब की तकरीर से भी लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है और मरियम बीबी की तकरीर से भी लाताल्लुकी। तो कराची में तकरीर नहीं करवाई, कराची में तकरीर नहीं करवाई। और उसके बाद मुल्तान जलसा आप देख लें कि आसफा भुट्टो आती हैं और आसफा भुट्टो की वजह से मरियम इनसिक्योर फील करती हैं और उनको लाहौर में नहीं आने देती हैं। तो ये सारी सूरत हाल के अंदर देखिए वही बात है, पॉलिटिक्स के सीने में दिल नहीं होता, देयर इज नो हार्ट इन पॉलिटिक्स। और ये बात हमें पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में क्लासिकली नजर आती है, चाहे वो मामला इलेक्शन का हो, चाहे वो औरत की हुक्मरानी के फतवे हों, चाहे वो लड़काना लाहौर की, हाँ जी ये वही है ना, चाहे वो लाहौर की गलियों पे घसीटने की बातें हों या पेट फाड़ कर पैसा निकालने की बातें हों। लेकिन इसमें एक चीज ऐड कर लीजिए कि मौलाना शिरानी और हाफिज हुसैन अहमद ने अपनी जमात बहाल कर ली है। हाँ बिल्कुल, वो लगे हुए हैं। वो मतलब देखिए कोई भी बयानिया अगर उस पार्टी के अंदर मकबूल नहीं है तो उस पार्टी की जो है ना वो टूट फूट का बायस बनेगा। और ऐसा बयानिया जिसमें मुल्क की सालमियत और उसके इदारों के खिलाफ बात की जाए तो हर मुहिब्बे वतन के लिए क्वेश्चन रेज हो जाता है, सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। घर वाले पूछ रहे थे खड़े कहाँ पे हो, तो बस सिर्फ ये बात है, कहते क्या हो करते क्या हो। इसी वजह से मैं ये समझता हूँ कि अब जो आने वाला वक्त है उसमें पीडीएम का एज ए इत्तेहाद कोई खास फ्यूचर नहीं है। रखता, बिल्कुल सही। सेनेट के इलेक्शन के अंदर मुस्लिम लीग नून भी हिस्सा लेगी कि जी हम भी 2-4 सीटें ले लें, और इसी तरह पीपल्स पार्टी भी हिस्सा लेगी। जो मुस्लिम लीग फंक्शनल यानी पीर पगाड़ा साहब कर रहे हैं उनकी कोशिश ये है कि सिंध के हवाले से उनको कुछ सेनेट में हिस्सा भी मिले। बिल्कुल सही। और जैसे हमने एक प्रोग्राम में डिस्कस भी किया था कि वजीर आजम साहब ने इन टाइम इलेक्शन करवाने का जो डिसीजन लिया वो शायद इसी वजह से लिया और ये बड़ा अच्छा हो जाएगा। सर, सीसीपीओ उमर शेख साहब को हटा दिया गया, बड़े कंट्रोवर्सी रही उनके हवाले से, बड़े बयान आते रहे, बड़े चैलेंजेस भी थे उनके लिए, उसको भी फेस किया उन्होंने, और अब अचानक ही मेरा ख्याल है कि वो जो भारी जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी वो शायद उनसे उठाई। अच्छा, उनको कहा गया था अपने कब्जे खत्म। अब लाहौर में कब्जे खत्म कराने का एक तो आपने अफजल खोकर के घर पे देख लिया कि वापस जाना पड़ा, पुलिस को बिल्कुल वहां से बैकआउट होना पड़ा और वापस चले गए वो। दूसरी तरफ एक दूसरी जगह पे जाकर कब्जा किया, वहां पे गिरा दिया। लेकिन इमरान खान ने तकरीर में कहा था कि मेरे कजन के घर पे कब्जा हुआ है, मैंने इनको कहा है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये वो टास्क पूरा नहीं कर सके, लेकिन 4 महीने दिए गए। अभी तक तो जो मुझे अंदाजा है वो यही है कि टास्क पूरा नहीं कर सके। मैं पुलिस के बहुत ज़्यादा राब्ते में नहीं रहता, लेकिन जो कोई 1-2 दोस्त हैं उनका यही कहना था कि ये तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरे, और दूसरे इनकी वजह से ये एरोगेंट है, गुस्सा बड़ी जल्दी कर लेते हैं। पुलिस के अंदर भी आवाज़ें। सर, इन सारी चीज़ों के बावजूद जो है वो पंजाब हुकूमत ने इनकी बड़ी साइड ली है। 2-3 लोग बड़े अहम थे जिनको उनकी वजह से हटा दिया गया और हटाया गया, लेकिन इनकी एरोगेंस की वजह से हटाया गया ना। अब लाजमी तौर पे ये सब कुछ कर दिया जाए, आपको खुला मैदान भी दे दिया जाए कि जाओ गोल कर लो, तो फिर आप गोल ना कर सके तो मैं सर इस तरह से तो खैर और बड़े लोग हैं जिनको बड़ा खुला मैदान मिला हुआ, लेकिन नहीं तो सब भुगत जाते हैं बाद में। मैं तो इसमें ये कहूंगा कि सीसीपीओ उमर शेख की जो इतने टेन्योर के अंदर जो सबसे मुतनाज़ा बात थी वो ये थी कि उनका अपना जो कोलीग्स थे ना, जूनियर्स और सीनियर्स, उनके साथ बहुत सख्त तनाज़ा चलता रहा। आईजी साहब चेंज हुए उनकी वजह से, फिर उसके बाद एसपी इन्वेस्टिगेशन कैसरानी का मामला सामने आया। इसके बाद लेटेस्ट यहाँ तक आ रहा था कि जी जो डीआईजी ऑपरेशंस हैं अशफाक अहमद खान, वो भी सीसीपीओ शायद उनको भी चेंज करना चाह रहे हैं, जबकि वो बड़े कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं और उनका बहुत वसी तजर्बा है और बहुत वसी। मैं मतलब समझता हूँ कि ऐसे पुलिस ऑफिसर्स बड़े काम देते हैं पुलिस फोर्स के लिए। अब क्या हुआ है, अब महमूद डोगर साहब आए हैं, ये आरपीओ फैसलाबाद थे, और जो थे अशफाक साहब ये भी फैसलाबाद उसी वक्त सर्व करते रहे हैं। तो इस हवाले से अब लाहौर में फैसलाबाद की पुलिस की टीम आई है जो दोबारा से चार्ज ले रही है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इसकी एक वजह ये है कि
ये नजर आया है कि जो उमर शेख हैं वो क्योंकि साउथ पंजाब से आए थे, लाहौर की जराइम का अंदाज, लाहौर में अवाम का काबू करने का तरीका और सब चीजें बहरहाल साउथ पंजाब से डिफरेंट हैं, और इसी वजह से मेरा ख्याल ये है कि ये बेहतर फैसला हुआ है। और सीसीपीओ साहब जो है उमर शेख हैं, वो मेरा नहीं ख्याल कि वाकई उस तरह डिलीवर कर सके, बल्कि फिगर्स मेरे सामने आए तो उनका जी कि 20% जराइम 4 महीनों में लाहौर में बढ़ गए थे। तो इस सारे फैक्ट को अगर आप देखेंगे तो इससे एक बात कंफर्म होती है, और वो ये कि सीसीपीओ लाहौर ने वो परफॉर्मेंस नहीं दे सके, चाहे वो मोटरवे ज्यादती का वाकया हो या इस जैसे और वाकया। तो हमें सब हमने देखा है कि प्रीवियस जो साल गुजरा है उसमें बहुत सारी तब्दीलियां आई हैं, खास तौर पे ये पुलिस लेवल पे। तो ये क्या बेहतर होता है कि आप तो एक चीज को स्टेबिलिटी नहीं दे रहे हैं, असल में चेंजेस उसमें करते जा रहे हैं। मैं कहूं अगर मैं इंटरनेशनली देखूं ना तो ये इतना फायदेमंद नहीं होता, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हिट एंड ट्राई बहरहाल काम आती है और इसी की प्रैक्टिस है। ठीक है, देखिए हमने टोटल 5 चीफ सेक्रेटरी बदल लिए, हाँ एग्जैक्टली 6 आईजी बदल लिए, 5 चीफ सेक्रेटरी बदल लिए और पता नहीं कितने कमिश्नर्स बदल लिए। सीसीपीओ ने सिर्फ लाहौर के अंदर 250 के करीब तबादले किए, 112 तबादले तो पिछले 2 हफ्तों में इन्होंने किए। इस सारे हवाले से मैं ये समझता हूँ कि एग्जैक्टली मैं एक एसएचओ को अपना इलाका समझने में 1 से 3 महीने लग जाते हैं, और उससे 3 महीने में ही कह देते हैं जी अब तुम चार्ज छोड़ो और ठोकर से उठ के तो तुम चले जाओ शादरा। तो इस हवाले से थोड़ा बहुत टाइम देना चाहिए और फिर परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करनी चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखिएगा, मैं बताना भूल गया था कि गुलाम महमूद डोगर साहब जो हैं ये लाहौर में बहुत अरसा पोस्टेड रहे हैं। बिल्कुल, इनके करियर का बिल्कुल शुरू में भी जो है ये एज एसपी भी लाहौर में रहे, फिर एज एसएसपी भी लाहौर में रहे। बिल्कुल ठीक, उनको लाहौर का बहुत अच्छी तरह पता है। वो लाहौर को नई चीज नहीं है। सब हम फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हो सकता है को इतना ज्यादा इतना जल्दी चेंज ना किया जाए। चेंज तो होंगे, मैं कह रहा हूं उम्मीद रखनी चाहिए, चेंज ना किया जाए, उम्मीद रखनी चाहिए। सर स्कूल 11 जनवरी का कहा गया था कि खुल जाएंगे, 4 जनवरी को हतमी फैसला होगा उसका, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो क्या कहती है? असल में जिस तरीके से अमवात बढ़ रही है ना, जिस तरह मरीजों की तादाद बढ़ रही है, 6%, 7%, कहीं 15% भी आ रहा है जहाँ पे टेस्ट किए जाते हैं तो उसमें मरीज बरामद हो रहे हैं। और अब के जो सबसे बड़ी बात है, पिछली दफा सिर्फ बड़े शहरों तक महदूद थी ये जी बिल्कुल, अब तो आपके जो छोटे शहर हैं वहां पर भी ये बीमारी फैल चुकी हुई है। पंजाब में कोई हर कोने सिटी ऑफ पाकिस्तान है, मतलब अपना जिला गाजी खान से लेके अटक तक कहीं भी कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ ये बीमारी ना हो। तो इसकी वजह से अब ये खौफ आ रहा है कि खुदा ना ख्वास्ता अगर बच्चे मुतासिर हो गए हमारे तो हम कहाँ जाएंगे। एक इसमें हर बंदा ये चीखता है कि जी तालीम चली जाएगी और ये हो जाएगा, लेकिन मैं कहता हूँ बच्चे की उस जान से 1 साल की तालीम के बदले अगर उसकी जान बच जाती है, बिल्कुल ऐसा ही है, तो वो बहुत ज्यादा है। ऐसा ही। दूसरा ये कि ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो सिर्फ कॉलेजेस और उन स्कूलों में है जहाँ 25-30 हजार फीस बहाना है। अब सरकारी स्कूलों में किसने ऑनलाइन पढ़ना है बेचारे ने, और कौन ऑनलाइन पढ़ाएगा? क्या उस उस्ताद की उतनी कैपेसिटी है कि वो ऑनलाइन पढ़ा देगा किसी को? और बच्चे की भी उतनी है कि दोनों की नहीं है, दोनों की नहीं है। तो मुझे ये नजर आ रहा है कि तालीम की छुट्टियां बढ़ जाएंगी। अच्छा, बढ़ जाएंगी, सही है। सर अब ऑनलाइन क्लासेस की बात कर रहे थे हामिद साहब, पेरेंट्स बड़े नाला हैं कि फीस हम दिए जा रहे हैं और पेरेंट्स को खुद पढ़ने डाल दिया गया है। क्यों? उसकी वजह ये है, उसकी बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान में टीचिंग के जो प्रोफेशन है उनको कभी एक्सपीरियंस था ही नहीं ऑनलाइन टीचिंग करवाने का। ठीक हो गया। अब मैं आप मिसाल दूं कि मेरी अपनी बेटी को ऑनलाइन वाला कह रहा होता है जी योगा करो, अब योगा आप ऑनलाइन कराना चाह रहे हैं, इट इज लाइक मैं कुछ किसके क्या मिसाल दूं। नहीं, इसी तरह मुझे याद आ गया, मेरा बेटा ऑनलाइन पढ़ता है, उसे कहा गया आपने रोजाना इतने 1000 कदम चल के उसको पेश करना है कि आपने इतनी वॉक की है। बिल्कुल, अब वो वॉक भी करें, ऑनलाइन भी पढ़े और बाकी काम भी करें। बिल्कुल। और माँ बाप को सुबह को उठना है, अगर मिसाल के तौर पे घर में अगर 1 या 2 गैजेट्स हैं और 4 बच्चे हैं तो आप उनको कैसे पढ़ाएं? आपको 5 के 5 लैपटॉप खरीदे, फिर 5 को आप कैसे मॉनिटर करें? इट्स बिट डिफिकल्ट।
लेकिन बात ये कि कोशिश कर रहे हैं, बच्चों को हम इन गैजेट से दूर करने की कोशिश करते हैं, उनकी आईज इफेक्ट हमारे पास जस्टिफिकेशन ही नहीं रह गई है। और तीसरी चीज ये कि इससे इनकार नहीं कि देखिए, मैं जिस तरह बात हो रही थी कि पिछले साल कोरोना से पहले स्मोग इतनी ज्यादा हो गई थी कि 2 हफ्ते एक्स्ट्रा छुट्टियां दी गई, ठीक है। अब इस वक्त कॉम्बिनेशन है बड़े शहरों में स्मोग और कोरोना का भी, और बिल्कुल ठीक है कि बच्चों में इन्फेक्शन रेट बढ़ रहा है। इस सारी सूरत हाल के अंदर जो नजर आ रहा है हुकूमत के लिए आसान फैसला ये है कि वो छुट्टियों को बढ़ा दे, और मुश्किल फैसला ये है कि वो स्कूलों की ऑर्गेनाइजेशंस के प्रेशर में आके तो छुट्टियां खत्म कर दे। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत के लिए बेहतर फैसला यही होगा कि एटलीस्ट 4 हफ्ते या जो भी वो बेहतर समझते हैं कि स्मोग और ये जो लॉकडाउन पीरियड है इसको साथ जोड़ के एक्सटेंड किया जाएगा। अच्छा, लॉकडाउन का खतरा बढ़ गया? जी जी बिल्कुल, पूरी दुनिया में लॉकडाउन हो रहा है, लंदन में, फ्रांस में, सब जगह। लाहौर का भी नाम आ रहा है कि यहाँ पे बढ़ाया जाएगा, इस्तांबुल में, हर जगह लॉकडाउन है। चलिए सर, फवाद आलम की 11 साल बाद खुशकिस्मत है बच्चा बेचारा हुई है जी, बड़ा उन्होंने देखें पाकिस्तान क्रिकेट में ये बहुत सारे खिलाड़ियों के साथ होता है, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, ये बरतानिया में भी हुआ। मुझे सब दोनों के नाम भूल रहे हैं, एक उनके विकेट कीपर थे बहुत अच्छे, लेकिन जो खेल रहे थे वो उससे बेहतर थे, लिहाजा जब तक वो खेलते रहे उनको मौका नहीं मिला। पाकिस्तान में फवाद की बदकिस्मती ये है कि यूनुस खान, मिसबाह और अपना यूसुफ, ये इतने बड़े बड़े नाम थे कि ये वहां बीच में एडजस्ट नहीं हो पाया। सही। वो खेलते रहे, इसको मौका नहीं मिला, तो इसने आखिरी सेंचुरी 2010 में की, अब 2020 में की है। इस दौरान इस बेचारे को टीम के साथ तो रखा गया, लेकिन फिर वही मजा कि जब फाइनल 11 मैदान में उतरती थी तो ये बेचारा 12वां खिलाड़ी बन के पानी पिला रहा होता था। सही बात है। तो ये मुझे अफसोस हो रहा है कि वो खिलाड़ी जिसने एक मैच को बचाने के लिए टेस्ट टेम्परामेंट का उसने बेहतरीन मुजाहरा किया, बिल्कुल ऐसे उसने साबित किया है कि टेस्ट टेम्परामेंट उसके अंदर है। T20 और वनडे वाले खेल नहीं है वो, उसने वही खेल खेला है जो टेस्ट का था। बिल्कुल सही। और टेस्ट का खेल यही होता है कि आपको मैच की पिच के मुताबिक और मैच के हालात के मुताबिक खेलना होता है। लेकिन एक आज नई चीज आई है, आज मोहम्मद वसीम ने अपना चीफ सेलेक्टर का चार्ज ले लिया है, लिहाजा अब जो नई टीम आएगी साउथ अफ्रीका के लिए, जी जी, वहां पता चलेगा कि तब्दीली क्या आई है और मिसबाह तब्दीली को कबूल कैसे करते हैं कि नहीं करते। तो कैसी रही उनकी परफॉर्मेंस 11 साल बाद? और लेकिन हालांकि पाकिस्तान की टीम तो बेहतरीन स्टाइलिश क्रिकेटर है, और ब्रायन लारा ने उनकी सेंचुरी के ऊपर ये ट्वीट किया कि जी मुझे बड़े अरसे से मैं देख रहा था कि कोई मेरे बाद मेरे जैसा खेलने वाला हो, और मुझे फवाद आलम में अपना खेल नजर आया। बड़ा ट्रिब्यूट है इतने बड़े लेजेंड की तरफ से। मैं ये कहूँगा कि फवाद आलम की डोमेस्टिक क्रिकेट में हमेशा से परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, और इसी बेस के ऊपर उसने साबित किया कि वो एक फाइटर है और वो टीम में आने के लिए फाइट करता रहेगा। जिस तरह शेर साहब ने कहा कि बहुत सारे एलिमेंट थे, रीजंस थी जिसकी वजह से वो टीम नहीं खेल सके, लेकिन उसके साथ साथ वो थोड़ा सियासत का शिकार भी हुए, कुछ इलाकाई सियासत का शिकार हुए। बहसियत पाकिस्तानी और हम ये समझते हैं कि हर प्लेयर को इक्वल चांस जरूर मिलना चाहिए, और फवाद आलम ने अपने उस चांस को जस्टिफाई किया है, उसकी उन्होंने जिसको कहते हैं कि साबित किया है कि वो ठीक सिलेक्शन थे। और पाकिस्तान की हार्ड लक है कि ये न्यूजीलैंड से हम टेस्ट हार गए। हम बहुत करीब पहुंच गए थे ड्रॉ करने के, सिर्फ 5 ओवर या आधे घंटे का टाइम था, दोनों में से एक हो जाता तो हम ये मैच ड्रॉ कर जाते। लेकिन जिस तरह की वो पिच थी, और जब शाम को जब पिच बॉल बहुत ज्यादा स्विंग होने लग जाती है, फिर उनको वो नया बॉल मिल जाता है आखिरी 10 ओवरों में, उस सारी चीजों के साथ पाकिस्तान का इतना लंबा फाइट करना ये बहुत बड़ी कामयाबी। आपने देखा जब आउट हुआ है 8 खिलाड़ी, जी बिल्कुल, एक विकेट कीपर और 7 खिलाड़ी उसके चारों तरफ घेरा डाल के खड़े। ये ऐसे ही था जब पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को शारजाह में एक मैच हराया था। इकबाल कासिम वाला एक मैच इंडिया में भी, इकबाल कासिम वाला मैच, तौसीफ और इकबाल कासिम बॉलिंग, ये चीजें तो चलती रहेंगी। शेर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया शोहबुद्दीन साहब, आपने प्रोग्राम में डिस्कशन की। हामिद खान अल-मशरिकी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। प्रोग्राम के आखिर में फिर आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जो कि आपके अपने लिए भी है, आपके घर वालों के लिए भी और हमारे मुल्क के लिए भी, कि कोरोना की वजह से SOPs जो हैं उनको अपनाएं, मास्क पहने और ग्लव्स वेयर करें, सोशल डिस्टेंस रखें, जितना हो सके अपने बच्चों को, अपने बड़ों को, अपने आप को इस मूजी वायरस से बचाने की कोशिश करें। बाकी ज़िंदगी और मौत जो है वो अल्लाह के हाथ में। अपना ख्याल रखिएगा। सुमेरा मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।